नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। हर एक खबर आप तक पहुंचाएंगे, तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत। तो वंदे भारत में सबसे पहले बात गुजरात विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग की, जो पूरा हो चुका है और पहले चरण के इस रण में मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं की अलग अलग तस्वीरें नजर आई। 89 सीटों पर हुए मतदान के बाद 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो चुकी है और इनकी किस्मत का पिटारा 8 दिसंबर यानी कि नतीजे के दिन खुलेगा। ये पहले चरण की वोटिंग थी जिसमें लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मतदाताओं की अलग अलग तस्वीरें सामने आईं। 100 साल की कामूबेन लालाभाई पटेल ने वोट डाला तो कोई घोड़े पर चढ़कर वोट डालने पहुंचा, कोई बैलगाड़ी पर सवार हो गया तो किसी की आंखों में जुनून दिखाई दिया। इस जुनून और जज्बे के साथ ही गुजरात के चुनाव में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण की शाम 5 बजे तक वोटिंग पूरी हो गई, जिसमें करीब 59% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कुछ छिटपुट घटनाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की शिकायतों को छोड़कर सुबह 8 बजे शुरू हुई मतदान की प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 42% मतदान हुआ, वहीं दक्षिण गुजरात में 56% वोटिंग दर्ज की गई। इस तरह सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई है। यहाँ के 12 जिलों में सिर्फ मोरबी में ही 53.75% वोट पड़े हैं। बाकी के अन्य जिलों में अब तक 50% से कम वोटिंग हुई है। इस तरह पाटीदार क्षेत्र में कम मतदान ने कैंडिडेट्स को असमंजस में डाल दिया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी और 8 दिसंबर को ये तय हो जाएगा कि गुजरात की गद्दी पर किसकी ताजपोशी होगी। तो पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और गुजरात के इस पहले रण में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह तो दिखा ही, लेकिन इसके साथ ही जो दिग्गज थे, जो वीवीआईपीज थे, उनमें भी जबरदस्त उत्साह नजर आया। बाबूलाल बुखारिया अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, उसके बाद मुमताज पटेल पहुंची। बीजेपी की तरफ से हर्ष सांघवी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रविंद्र जडेजा, रेवाबा जडेजा के साथ लगातार वो प्रचार करते हुए नजर आए थे, उन्होंने भी अपना वोट कास्ट किया। लगभग 60% मतदान हुआ है, 60% वोटिंग हुई है। इसके साथ और भी वीवीआईपीज जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। अर्जुन मोढवाडिया पहुंचे, इसके साथ सीआर पाटिल, विजय रूपाणी, रेवाबा जाडेजा ने अपना वोट कास्ट किया। कांतिलाल नजर आए, मंगूभाई पाटिल नजर आए। इन तमाम वीवीआईपीज ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए और इसके साथ ही लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो अपने घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। ये पहले चरण की वोटिंग थी जिसमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। तो गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले चरण में 59.96 यानी कि लगभग 60% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग के 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक कहां-कहां पर कितनी वोटिंग हुई है उसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं, जिसमें सबसे पहले बात अमरेली की करेंगे। अमरेली में जहां पर 52.93% वोटिंग हुई, तो भरूच में 63.28% वोटिंग, भावनगर में 57.81, बोटाद में भी 57.15% वोटिंग हुई है। डांग में यह आंकड़ा 64.84% का रहा। देवभूमि द्वारका में 59.11 वोटिंग हुई। गिर सोमनाथ में यह आंकड़ा 60.46% का रहा। जामनगर में 53.98% का, तो जूनागढ़ में 56.95% का, कच्छ में 54.91% का, मोरबी में 67.60, तो नर्मदा में 68.09, नवसारी में यह आंकड़ा रहा 65.91% का, तो पोरबंदर में 53.84% का। आइए बाकी जिलों का भी जिक्र कर लेते हैं, जैसे कि राजकोट में 50.48% वोटिंग हुई है। सूरत में 57.83,
सुरेंद्रनगर में 60.71, तापी में 72.32 और वलसाड में 65.24% वोट पड़ते हुए नजर आए हैं, जिसमें जितने भी मतदाता थे उनके अंदर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कतारबद्ध ये तमाम लोग नजर आए और अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल किया। पहले चरण के मतदान की जो प्रक्रिया है वो जाहिर है इसी के साथ पूरी हो चुकी है और तैयारी अब सेकंड फेज की है। लेकिन फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और साउथ गुजरात ये रीजन्स कवर करते हुए फर्स्ट वोटिंग फेज नजर आया है, जहां पर सौराष्ट्र कच्छ में सिर्फ 42% मतदान हुआ है, लेकिन साउथ गुजरात, दक्षिण गुजरात में 56% वोटिंग दर्ज की गई है। सौराष्ट्र में दक्षिण गुजरात के मुकाबले 14% कम वोटिंग हुई और यहां के ऐसे 12 जिले हैं जिसमें सिर्फ मोरबी में ही 53.75% वोट पड़े हैं। लेकिन इसके साथ साथ पिछले चुनावों पर भी अगर आपको नजर डालेंगे, यानी कि साल 2017 की अगर हम बात करें तो साल 2017 में इन सीटों पर कुल मिलाकर 67.23% वोट पड़े थे। लेकिन इस दौरान जिन सीटों पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई थी उनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। हालांकि वोट प्रतिशत में बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं थी। आइए 89 सीटों का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि यहां पर आज वोटिंग हुई है, लेकिन साल 2017 में अगर इसका कंपैरिजन हम वोटिंग से करें तो इन 89 सीटों पर ऐसा रहा 2017 का रिजल्ट, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बीजेपी को 58 सीट, कांग्रेस को 26 सीट, बीटीपी को 2 सीट, निर्दलीय को 3 सीटें साल 2017 के चुनाव में मिलती हुई नजर आई थी और इसी के साथ ये प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी कि फर्स्ट फेज का इलेक्शन ओवर हो चुका है। लेकिन दूसरे चरण के चुनाव प्रचार ने इसी के साथ गति पकड़ ली है। अब बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी उनकी तरफ से की गई, जिसको लेकर बीजेपी आग बबूला है, तो उसी बयान का पलटवार खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान किया। पीएम ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। गुजरात के चुनावी समर में आज पहले चरण की वोटिंग हुई, लेकिन उधर दूसरे चरण का संग्राम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के पंचमहाल के कलोल में रैली में कहा, कांग्रेस में मुझे गाली देने की होड़ लगी है, जितना कीचड़ उछाला जाएगा उतना ही ज्यादा कमल खिलेगा। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। થોડાક દાડા પહેલા જ કોંગ્રેસના એક નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી કૂતરાના મોતે મરવાનો છે, બોલો। બીજા એક કોંગ્રેસના નેતાએ કહ્યું કે આ મોદી તો હિટલરના મોતે મરવાનો છે। કોંગ્રેસના એક બીજા નેતાએ કહ્યું મને આ બધું, એક ભાઈ તો પાકિસ્તાન ગયા હતા, બોલો, આ પાકિસ્તાન જઈને આ બધી વાતો કરતા હતા। वीडियो बाहर आयो तो लोगों ने आश्चर्य। पीएम ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के अस्तित्व और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर यकीन नहीं करती है। ये लोग तो राम सेतु का भी विरोध करते हैं, लेकिन मुझे गाली देने के लिए रामायण के किरदार रावण का जिक्र जरूर करते हैं। मने समझन नहीं पड़ती। एक जन तो ત્યાં સુધી બોલ્યા कि जो मने मौको મળે तो हूं तो मोदी ने ज मारी नाखूं, बोलो। कोई रावण के, कोई राक्षस के, कोई कॉकरोच के। भाइयों बहनों, गुजरात માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન, એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું ભાઈ? શું તમે મને આવા સંસ્કાર આપ્યા છે? आ कांग्रेस वाला बोले जेवा संस्कार आप्या छे। पीएम मोदी ने जनता से पहले के सभी रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से कमल का फूल खिलना चाहिए। मैं गुजरात का बेटा हूँ। गुजरात ने मुझे जो ताकत दी है, इस राज्य ने मुझे जो गुण दिए हैं, उन्हीं से अब इन कांग्रेसियों को परेशान कर रहा हूँ। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चुनावी रैली के दौरान
पीएम मोदी की तुलना रावण से की थी। इससे पहले भी कांग्रेस नेता ने पीएम मोदी को लेकर बयान देते वक्त औकात शब्द का जिक्र किया था। इसी को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और उस पर जमकर निशाना साधा। गुजरात के चुनावी मैदान में आपत्तिजनक बयानों की होड़ सी मची है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर यही लगता है कि कांग्रेस का ये बयान उसी पर भारी पड़ रहा है। तो एक तरफ पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ है, तो दूसरी तरफ दूसरे चरण के लिए पीएम का मेगा शो देखने को मिला है। इसी रोड शो के साथ प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कुछ इस तरीके से इस 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड शो की तरफ आगे बढ़ता हुआ। अहमदाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया, नरोदा से इसकी शुरुआत की, लेकिन कैसे लोगों का हुजूम चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो के दौरान उमड़ता हुआ नजर आया, उसकी ये सिर्फ एक बानगी भर। गुजरात के चुनाव में पीएम मोदी पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं। अहमदाबाद में पीएम ने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम के इस मेगा रोड शो में लोगों का हुजूम उमड़ा दिखाई दिया। पीएम का यह रोड शो अहमदाबाद के पूर्वी क्षेत्र में नरोदा गांव इलाके से शुरू हुआ और चांदखेड़ा में खत्म हुआ। अहमदाबाद में गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। पहले चरण के चुनाव के तहत सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों की 89 सीटों पर मतदान हुआ, जबकि अहमदाबाद शहर की 16 सीटों समेत बाकी 93 सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। पीएम ने इस मेगा शो के जरिए अहमदाबाद समेत दूसरे चरण की तमाम सीटों को साधने की कोशिश की। हाथ हिलाकर पीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तो पुष्पांजलि यात्रा इस रोड शो को नाम दिया गया और प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का ये सबसे लंबा रोड शो है और गुजरात में ये तीसरा रोड शो जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया। लेकिन इस दौरान एक और तस्वीर देखने को मिली जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला आगे बढ़ रहा था और उसी दौरान एक एम्बुलेंस आती है जिसको रास्ता इस काफिले के बीच से दिया जाता है। अहमदाबाद में रोड शो के दौरान एम्बुलेंस को प्रधानमंत्री के इस काफिले के बीच रास्ता दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने से ज्यादा, अपने चुनाव प्रचार से ज्यादा अहमियत लोगों को देते हैं। अगर कहीं पर एम्बुलेंस फंसी तो पीएम के लिए वो पहले आती है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने हिमाचल के चंबी में, आपको याद होगा, एक एम्बुलेंस को जाने के लिए अपने काफिले को ही रोक दिया था। पीएम सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहे थे कि इसी दौरान एक एम्बुलेंस आई। पहले ये आज की तस्वीर आप देखिए जो इस वक्त आपके सामने है, गुजरात के अहमदाबाद की तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो चल रहा था। जो काफिला है गाड़ी प्रधानमंत्री की वो किनारे की तरफ होती है और एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं हिमाचल के चंबी, जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। उस दौरान भी रास्ता दिया गया एम्बुलेंस को और वो तस्वीर भी हर किसी को याद है। उस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने काफिला रोकते हुए एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता दिया था। दूसरे चरण के प्रचार के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। या तो अमित शाह हो या उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को साधने की कोशिश करते नजर आए। बीजेपी के नेताओं ने खूबियां गिनाई, बीजेपी ने कैसे विकास किया इसकी बात की, गुजरात मॉडल की भी चर्चा हुई। जाहिर है देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात के चुनाव में ये तमाम मुद्दे कितने असरदार साबित होते हैं। गुजरात के चुनाव में दूसरे फेज का घमासान तेज हो गया है। दूसरे फेज के लिए बीजेपी का धुआंधार प्रचार जारी है। इस चुनावी समर में दिग्गज मैदान में हैं। जीत के अपने अपने दावे हैं। साणंद में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। शाह ने रोड शो के दौरान गुजरात की तरक्की के लिए बीजेपी के किए गए काम गिनाए। शाह ने रोड शो के दौरान कहा कि बीजेपी ने गुजरात की कई समस्याओं का समाधान किया। पानी की समस्या का अंत कर डैम का निर्माण हुआ। बिजली की 24 घंटे सप्लाई ने प्रदेश की तरक्की को कभी रुकने नहीं दिया। समस्याओं का समाधान, जैसे गुजरात हमेशा पानी की कमी चेक डैम बनाए, तालाब को बहुत सुधार किया, नर्मदा योजना का समाधान लाए और गाँव में
एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनावी समर में धुआंधार चुनाव प्रचार करते दिखाई दिए। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जितनी बार गुजरात में पीएम के खिलाफ कांग्रेस ने अपशब्दों का उपयोग किया, उतनी बार बैलेट बॉक्स में जवाब दिया गया। ये कांग्रेस कभी संकट के समय आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस का अब एक संकीर्ण एजेंडा है। आम आदमी पार्टी कभी आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। ये लोग देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। ये लोग केवल और केवल अपनी राजनीति को करने के लिए जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले गुजरात मॉडल की चर्चा हुई, आतंकवाद और कट्टरपंथ पर बात हुई, लेकिन आखिरी फैसला जनता जनार्दन को करना है कि आखिर वो किसे गुजरात की सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। राजस्थान में पहुंचे जेपी नड्डा, जहां पर जन आक्रोश रैली का आगाज उन्होंने किया। इसके साथ ही 51 रथों को हरी झंडी दिखाई और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने शंखनाद कर दिया है। मिशन 2023 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। राजस्थान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत की। नड्डा ने 51 जन आक्रोश रथों को हरी झंडी दिखाई। ये सभी रथ उत्तर प्रदेश से लाए गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। जेपी नड्डा ने कहा कि अगर कोई नेता भामाशाह स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दे तो इसको किताब बदलना नहीं, जिल्द बदलना कहते हैं। अन्नपूर्णा योजना को बदलकर इंदिरा रसोई योजना जब तक नहीं किया, तब तक कांग्रेस को चैन नहीं आया। 1 दिसंबर से शुरू हुई भाजपा की जन आक्रोश यात्रा 14 दिसंबर तक चलेगी। यात्रा के करीब 75,000 किलोमीटर के सफर के दौरान 20,000 चौपाल और 20,000 नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। इधर भारत को आज G20 की अध्यक्षता मिल गई है और इसके साथ ही अगले साल 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 सम्मेलन की तैयारियों का आगाज भी हो चुका है। भारत ने इसके लिए 200 से ज्यादा आयोजनों की योजना तैयार कर ली और ये आयोजन देश भर में 50 से ज्यादा शहरों में होंगे। G20 सम्मेलन का आयोजन भारत के लिए भी खास है और इसके साथ ही चुनौतियों भरा भी। हालांकि अभी इस कार्यक्रम का एजेंडा तय नहीं है, जिसे दुनिया के G20 देश मिलकर ही तय करेंगे कि आखिर इसका एजेंडा होगा क्या। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, आतंकवाद और महामारी जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना मिलकर करना होगा। यानी भारत ने इस बात के संकेत साफ कर दिए कि इससे निपटने के लिए भारत रोड मैप पेश करेगा और G20 की अध्यक्षता करने से भारत को फायदा क्या होगा, यह भी आपको जानना चाहिए। और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण। दुनिया भर में ब्रांड इंडिया की छवि बहुत मजबूत होती हुई नजर आएगी G20 की अध्यक्षता करने के साथ ही। इंडोनेशिया G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी थी। अलग अलग हिस्सों में बने हुए उत्पाद तोहफे के रूप में इस दौरान दिए गए थे। 50 शहरों में आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। जाहिर है इससे डबल फायदा होगा, टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। G20 देशों में भारत की छवि और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, जो लगातार भारत बीतते वक्त के साथ मजबूत करता आया है। आतंकवाद जैसा बड़ा मुद्दा, इस पर चीन, पाकिस्तान को कड़ा संदेश भारत की तरफ से दिया जाएगा। हर एक इंटरनेशनल मंच पर भारत आतंकवाद जैसे मुद्दे की जरूर बात करता है और दुश्मन देशों से एक साथ मिलकर निपटने की बात भी जरूर करता है। और अब बात करेंगे श्रद्धा हत्याकांड की। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट किया गया। 2 घंटे तक चले इस नार्को टेस्ट में आफताब से कई सवाल पूछे गए। कई सवालों के जवाब आफताब ने अंग्रेजी में दिए। वहीं कई सवालों के जवाब देने में वो असहज सा लगा, लेकिन सवाल वही, श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री का राज खुला क्या। अब तक आपने आफताब की दरिंदगी की कहानी सुनी। अब तक आपने देखा
कि किस तरह आफताब ने श्रद्धा के लाश के टुकड़े किए। अब तक आपने आफताब और उसकी गर्लफ्रेंड के किस्से सुने, पुलिस की थ्योरी देखी जो सबूत को तलाशने के लिए मेहरौली के जंगलों की खाक छान रही थी। लेकिन अब बारी सच की है और उस सच को उगलवाने के लिए दरिंदे आफताब का नार्को टेस्ट किया गया। आफताब ने पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट में भी श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। उसने श्रद्धा के मोबाइल और कपड़े कहां फेंके हैं इसकी भी जानकारी दी है। नार्को के बाद में पोस्ट नार्को टेस्ट होता है, अगर जरूरत पड़ी तो किया जाएगा। फिर से काउंसलिंग की जाती है, एक सेशन और होता है, वो किया जाता है। क्या हॉस्पिटल में होगा या वो FSL के अंदर होगा, अगर होगा तो। दिल्ली पुलिस सुबह 8:40 पर आफताब को लेकर रोहिणी के बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल पहुंची, जहां टेस्ट से पहले उसकी सामान्य जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक टेस्ट 10 बजे शुरू हुआ और करीब 2 घंटे बाद खत्म हो गया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक आफताब ने टेस्ट में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब अंग्रेजी में दिए। आफताब को आज नार्को टेस्ट के लिए लाया गया था और यहाँ पर पुलिस इस समय नार्को टेस्ट कराने के बाद आफताब को यहाँ से ले जा रही है। आफताब का नार्को टेस्ट आज कंप्लीट हुआ और इस दौरान आफताब से कई ऐसे सवाल किए गए जिसका जवाब पुलिस को नहीं मिला था। लेकिन इस नार्को टेस्ट के बाद लग रहा है कि आफताब के जांच में पुलिस को बहुत सहयोग मिलेगा और आने वाले दिनों में आफताब को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में पुलिस कामयाब होगी। FSL सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में दिए गए जवाबों को मिलाया जाएगा। जिन जवाबों में अंतर होगा उससे पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। आफताब के जुल्म और सितम की कहानी अब पुलिस आफताब की जुबानी ही जानने में जुटी है। नार्को टेस्ट में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिसे पुलिस बतौर सबूत कोर्ट में पेश करेगी। तो आज सुबह 10 बजे का वक्त था जब आफताब के नार्को टेस्ट की शुरुआत हुई। खबर यह है कि आफताब से करीब 2 घंटे तक नार्को टेस्ट में पूछताछ हुई, जिसमें उससे सवाल क्या पूछे गए उसकी डिटेल्स आपको दे देते हैं। सवाल ये पूछा गया आफताब से कि श्रद्धा का फोन कहां है। जवाब में उसने कहा कि फोन मैंने फेंक दिया था। सवाल यह पूछा गया कि श्रद्धा के शव के टुकड़े कैसे किए। जवाब में उसने कहा 7 हथियारों का इस्तेमाल किया, आरी से शव के टुकड़े कर दिए। सवाल यह पूछा गया कि क्या कोई और भी इस हत्याकांड में शामिल है। जवाब में था नहीं, अकेले उसकी हत्या की। सवाल यह पूछा गया कि क्या शव के टुकड़े जंगल में ठिकाने के लिए किसी की मदद ली, जंगल तक फेंकने के लिए किसी की मदद ली। जवाब में उसने कहा नहीं, अकेले ही इस काम को अंजाम दिया। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया आफताब से, वो ये कि श्रद्धा के सिर को कहां पर फेंका। जवाब, इस बारे में पुलिस को पहले ही बता चुका हूं, ये कहना है आफताब का। लेकिन भले ही आफताब ने नार्को टेस्ट में श्रद्धा की हत्या से जुड़े हुए राज का खुलासा कर दिया हो, लेकिन इन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता है। हालांकि पॉलीग्राफी और नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को और सुराग और सबूत खोजने में जाहिर है मदद मिल सकती है और इसीलिए इसको समझना होगा। सबसे पहली बात, कबूलनामे के दौरान जो सबूत के तौर पर उसे पेश नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता नार्को टेस्ट। सुराग खोजने में इससे जरूर मदद मिल सकती है, इसीलिए नार्को टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और नार्को टेस्ट के दौरान किए गए कबूलनामे भी, मोबाइल, कपड़े बरामद होने पर बड़ी सफलता, क्योंकि आफताब से उसी जानकारी को जुटाने की कोशिश लगातार की जा रही है और जाहिर बात है कि इस केस में ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता होगी। लेकिन दूसरा इतर ये भी बात है कि अगर नार्को टेस्ट बेनतीजा होता है तो क्या होगा। अगर नार्को टेस्ट बेनतीजा रहा तो पुलिस आफताब का ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने की मांग भी कर सकती है। पुलिस सोर्सेज ये बताते हैं कि आफताब बहुत शातिर है, अभी तक वो पुलिस की हर बात मान रहा है। उसके अच्छे व्यवहार से पुलिस को संदेह भी हो रहा है। पूछताछ के दौरान भी आफताब बहुत कॉन्फिडेंट नजर आता है और इसी वजह से आगे ब्रेन मैपिंग टेस्ट का भी सहारा लिया जा सकता है। इससे पहले आज जब नार्को टेस्ट हुआ, कोर्ट से उसकी मंजूरी ली गई और उसके बाद आज कई कबूलनामे आफताब के सामने आए। और आइए इसी बीच में गुजरात के मेहसाणा आपको लिए चलते हैं। अमित शाह कर रहे हैं चुनाव प्रचार। એમને વિકાસના નામે કશું કર્યું તું ભાઈ? કર્યું તું? એમને આ રાજ્યને સલામત રાખવા માટે કંઈ કર્યું તું? દેશની સરહદો સીલ કરવા માટે કંઈ કર્યું
બોલી તું મિત્રો ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત એટલે દેશની સુરક્ષાને મત ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત એટલે દેશની સલામતીને મત ભારતીય જનતા પાર્ટીને મત એટલે દેશની સમૃદ્ધિને મત અને ભાજપને મત એટલે યુવાઓના ભવિષ્યને મત આ સમજીને તમે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ આપો દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી 1990 અને બીજી રીતે જોઈએ તો 1995 સુધી આ રાજ્યની અંદર એક ધારું કોંગ્રેસનું રાજ અને કોંગ્રેસે હવે આ રાજ્યની અંદર વિકાસના નામે મીંડું કર્યું મને કહો ભાઈ વિસનગરના શહેરી ક્ષેત્રવાળાએ તો કદાચ વીજળી જોઈ છે મણિયાર કાકાના સાકરચંદ કાકાના કારણે પણ ગામડામાંથી જે લોકો અહીંયા આવીને રહ્યા છે ને ગામડામાંથી આ સભામાં આવ્યા છે મને કહો આ કોંગ્રેસીઓના રાજમાં કોઈ દાડો ગામડામાં 24 કલાક વીજળી આવતી હતી भाई मायानगरी मुंबई से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर कोरियन यूट्यूबर के साथ 2 लड़कों ने छेड़छाड़ की। ये हरकत तब हुई जब वो लाइव स्ट्रीमिंग पर थी, जिसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मुंबई में महापाप की ये तस्वीरें खार इलाके की हैं। यहाँ बुधवार रात एक कोरियाई महिला योजेयोंग पार्क से छेड़छाड़ की गई। घटना रात 8 बजे की है। दक्षिण कोरिया की महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, तभी वहां 2 लड़के आए और टूटी फूटी अंग्रेजी में उसे छेड़ने लगे। एक ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी पर बिठाने की कोशिश की। जब महिला ने इनकार किया तो दोबारा उसे जबरन किस करने की कोशिश करने लगे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आते ही मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों को अरेस्ट कर लिया है। इनके नाम मुबीन चंद, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरियालम अंसारी हैं। खार पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 के तहत एफआईआर दर्ज की और दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुबीन 19 साल का है और नकीब 20 साल का है। ये घटना खार पुलिस स्टेशन के अंडर हुई ऐसा जांच में पता चला, जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने जिस महिला के साथ ये घटना घटी उनसे संपर्क किया, लेकिन वो महिला मनस्थिति ठीक न होने के कारण वो बाद में आएंगी, बाद में शिकायत करेंगे ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन ये घटना गंभीर होने के कारण खार पुलिस स्टेशन के निर्भया स्क्वाड के महिला कर्मचारी के शिकायत पे शासन की तरफ से इसमें एफआईआर दाखिल हुई। वहीं कोरियाई युवती ने कहा कि मैं पुलिस को बुलाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। भारत में बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मैं 3 हफ्तों से मुंबई में हूं। मैं नहीं चाहती कि ये एक घटना मेरी यात्रा और दुनिया को इनक्रेडिबल इंडिया दिखाने के मेरे जुनून को बर्बाद कर दे। This type of thing happened in other country to me as well, but at that time I couldn't do anything to call the police. So yeah, in India it's taking action very quickly, so I feel very appreciated and I get a lot of, I feel yeah. युवती की ओर से अभी कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सदर बाजार इलाके की बात करेंगे, जहां पर 12 टूटी चौक के पास भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और आग लगने के बाद 7 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग कितनी ज्यादा भीषण है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से साफ लगाया जा सकता है। दुकानदारों का यह भी कहना है कि जिन गाड़ियों में आग लगी वो सभी वहां की पार्किंग में खड़ी थी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। आग लगने के बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका है। और एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे जो कि गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी से सामने आई है। और इसी सोसाइटी की ये लिफ्ट जिसमें फंसी हुई ये 3 बच्चियां इस लिफ्ट में लगभग 25 मिनट तक फंसी रहीं। किस तरीके से रोती बिलखती ये बच्चियां नजर आ रही हैं। दहशत में ये बच्चियां हैं, चीखती चिल्लाती रहीं और डराने वाली इसकी ये तस्वीरें सामने आई।
गाजियाबाद में एसोटेक नेक्स्ट सोसाइटी की लिफ्ट में 3 बच्चियां करीब 25 मिनट तक फंसी रहीं। तीनों बच्चियां लिफ्ट में 20वें फ्लोर से नीचे आ रही थीं। इसी दौरान 11वें फ्लोर पर आकर लिफ्ट अटक गई। कुछ देर तो सामान्य रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा बच्चियां डरने लगीं और चीखने चिल्लाने लगीं। खुद भी लिफ्ट खोलने की कोशिश करती रहीं, लेकिन सारी कोशिशें फेल साबित हुई। आखिरकार 25 मिनट बाद लिफ्ट को मैनुअल तरीके से खोलकर बच्चियों को बाहर निकाला गया। तीनों की उम्र 8 से 10 साल के बीच है। मामले में पुलिस ने RWA अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि लिफ्ट मेंटेनेंस के नाम पर हर साल करीब 25 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बावजूद इसके आए दिन ऐसी शिकायतें सामने आ रही हैं। रेजिडेंट्स की शिकायतों के बावजूद लिफ्ट की दिक्कतें दूर नहीं हो पा रही हैं। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वर अचानक से डाउन हो गया, जिसके बाद यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन होने की वजह से चेक इन के लिए लंबी कतार लगती हुई नजर आई। इस दौरान यात्रियों को मैन्युअली चेक इन कराया गया और करीब 40 मिनट बाद सर्वर ठीक हुआ और उसके बाद व्यवस्थाएं फिर से बहाल की गई। लेकिन उस दौरान मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई। भारत के खिलाफ पाकिस्तान अपनी साजिश से बाज नहीं आ रहा है। भारत में आतंक फैलाने के लिए, पंजाब को अशांत करने के लिए अब पाकिस्तान और आईएसआई की एक नई साजिश सामने आई। आतंकियों के साथ गैंगस्टर बिश्नोई और नीरज बवाना के बीच सांठगांठ के बाद एनआईए एक्शन में है और आज दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। कनाडा में बैठे गैंगस्टर्स के जरिए पाकिस्तान, आईएसआई और आतंकी संगठन भारत को दहलाने की साजिश रच रही थी। इसके लिए भारत में बैठे लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना जैसे गैंगस्टर्स से आतंकी संगठनों ने साठगांठ भी कर रखी थी। लेकिन आतंकी और गैंगस्टर्स की साठगांठ पर एनआईए का ऐसा हंटर चला है कि उसकी साजिश फेल हो गई है। विदेशों में बैठे इनके आका इन्हें फंडिंग कर रहे थे, लेकिन एनआईए ने इनकी कमर तोड़ दी है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर नीरज बवाना का टेरर कनेक्शन आने के बाद एनआईए की टीम एक्शन में है और आज दोनों दुश्मनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई। किस तरह से देश में, चाहे वो अप्रिय घटनाओं को अंजाम देने की बात हो, नशा तस्कर की बात हो, हत्या, लूट, डकैती और साथ ही साथ विदेशी धरती पर बैठे वो देश के गद्दार लोग, यानी कि जो देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं, वो कौन कौन लोग हैं और विदेशी धरती से किस तरह से धन बल का प्रयोग होकर यहाँ अशांति का माहौल पैदा कर रहे हैं, ये सब पूछताछ एनआईए की टीम लगातार कर रही है। 29 नवंबर को एनआईए ने पूरे देश में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर धावा बोला। साथ ही टेरर कनेक्शन का राज उगलवाने के लिए एनआईए लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर को नामजद किया था, जिनमें गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई, कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड, विक्रम बराड, काला जठेड़ी, जसदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया, सचिन थापन, लॉरेंस का भाई अनमोल और लखबीर सिंह शामिल हैं। एनआईए को मिले इनपुट के मुताबिक गैंगस्टर कनाडा, दुबई और पाकिस्तान से भारत में ऑपरेशन चला रहे हैं, हत्या, लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, पैसे के लिए गरीबों की जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। लेकिन आतंकी और गैंगस्टर्स के बीच की ये साठगांठ एनआईए ने ध्वस्त कर दी है। आतंकवादी संगठन आईसिस का सरगना अबू हसन अल हाशमी मारा गया है। अबू हसन 9 महीने पहले ही संगठन का लीडर बना था, जिसके बाद अब नए आईसिस चीफ का ऐलान भी कर दिया गया। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का चीफ अबू हसन अल हाशमी मारा गया है। अबू हसन के मारे जाने की जानकारी आईएसआईएस ने ही दी है। आईएसआईएस ने बयान जारी कर कहा है कि दुश्मनों से लड़ाई के दौरान चीफ की मौत हो गई। 9 महीने पहले ही उसे संगठन का लीडर बनाया गया था। अबू हसन के बाद अब आईएसआईएस का नया चीफ अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी होगा। आईएसआईएस ने भले ही अबू हसन की मौत की पुष्टि कर दी हो, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि उसकी मौत हुई कैसे, किस संगठन या आर्मी से लड़ते समय वो मारा गया। फरवरी 2022 में अमेरिका ने आईएसआईएस के पुराने चीफ इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे लेकर बयान भी जारी किया था, लेकिन उसके 1 महीने बाद मार्च में आईएसआईएस ने अल हाशमी के मारे जाने की पुष्टि की थी।
तो आईसिस आतंकी संगठन अब पूरे विश्व भर में अपने स्लीपर सेल फैला रहा है, जिससे उसका आतंक बरकरार रहे। लेकिन अब यह उतना खतरनाक नहीं रहा जितना आपने ओरिजिन के समय पर था। आतंकी संगठन आईसिस का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, आईसिस का उदय 2014 में इराक सीरिया युद्ध के वक्त हुआ था। आईसिस ने दोनों देशों के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। साल 2017 में इराक में अपने कब्जे वाले क्षेत्र से इसने नियंत्रण खो दिया। साल 2019 में सीरिया सेना ने भी अपनी जमीन पर दोबारा से कब्जा कर लिया। संस्थापक अबू बकर अल बगदादी 2019 में मारा गया। बगदादी के मारे जाने का ऑपरेशन आपको याद होगा। आईसिस के स्लीपर सेल अभी भी एक्टिव है और हमले भी करते रहते हैं। ये है आईसिस का इतिहास, जो जगह जगह आतंक फैलाने की कोशिश करता रहता है। आखिर क्या है गुजरात में कम वोटिंग प्रतिशत के मायने? आज गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हुआ है। 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है, लेकिन इस बार इन सीटों पर हुआ मात्र 59% मतदान, जबकि पिछली बार गुजरात में हुई थी बम्पर वोटिंग। इन सीटों पर 67.23% लोगों ने 2017 में किया था मतदान और वोट प्रतिशत बढ़ने का फायदा हुआ था कांग्रेस को। वोट प्रतिशत बढ़ने वाली 27 सीटों में से 14 सीटें गई थी कांग्रेस के खाते में और 11 सीटों पर बीजेपी को मिली थी जीत। लेकिन इस बार 60 से नीचे आया इन सीटों पर वोट प्रतिशत। ऐसे में इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलने के आसार। हालांकि इस बार भी कुछ सीटों पर हुआ है 70% से ज्यादा मतदान। निजार, झगड़िया, कपराडा, डेडियापाड़ा, महुआ, बंसंदा 70% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ। तो क्या यह इशारा है कि गुजरात में बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है? गुजरात के सियासी रण में आज पहले चरण में 89 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। पहले चरण के चुनाव मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पहले चरण में 59.05% मतदान हुआ और मतदान प्रतिशत को देखकर विरोधियों के होश उड़े हैं, क्योंकि कम मतदान होना यानी कि बीजेपी की सत्ता में वापसी पक्की है। गुजरात का रण कौन चुनाव जीतेगा, ये सवाल है, क्योंकि पहले चरण में 89 सीट पर 59.05% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा तापी जिले में 72.32% वोटिंग हुई। नर्मदा में 68.09% वोटिंग हुई। 2017 में इन सीटों पर 68% मतदान हुआ था। क्या कम वोटिंग बीजेपी की बम्पर जीत के संकेत? 2017 में बीजेपी को मिली थी 99 सीटें। 2017-2022 में अमरेली में जहां 2017 में 67% मतदान हुआ तो 2022 में 52.73%, भरूच में 2017 में 71% तो 2022 में 63.08%, भावनगर में 2017 में 62%, 2022 में 57.81%, बोटाद में 2017 में 60% तो 2022 में 57.15% मतदान हुआ है। डांग में साल 2017 में 70% वोट पड़े थे, लेकिन 2022 में 64.84% वोट पड़े। देवभूमि द्वारका में ये आंकड़ा 2017 में 63% का था और 2022 में 59.11% वोट देवभूमि द्वारका में पड़े हैं। गिर सोमनाथ में 2017 में 70% वोटिंग हुई थी, 2022 में 60.46% वोटिंग। जामनगर में 2017 में 65% तो 2022 में 53.98% वोटिंग हुई है। जूनागढ़ में 65%, 2017 में
2022 में 56.95%, कच्छ में 63%, 2017 में 2022 में 54.91% वोटिंग कच्छ में हुई। मोरबी में 2017 में 75% वोटिंग, 2022 में 67.60% वोटिंग, नर्मदा में 2017 में 73% वोटिंग तो 2022 में 68.09% वोटिंग हुई है। नवसारी में यह आंकड़ा 75% 2017 में, 2022 में 65.91%, पोरबंदर में 60% 2017 में तो 2022 में 53.84% मतदान हुआ है। वलसाड में 2017 में 70% वोटिंग, 2022 में 65.24% वोटिंग। और इसी खबर के साथ वंदे भारत में फिलहाल इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए भारत 24 के साथ। नमस्कार।